नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंद्र सोलंकी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षा 247 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, शाम 4 बजे हमारी डेली इंडियन पॉलिटी की क्लास होती है और लास्ट क्लास में इंडियन पॉलिटी की मैंने आपसे वादा किया था कि जो लास्ट हमने टॉपिक किया था उसमें किया था भारत का राष्ट्रपति, और उसमें मैंने आपसे ये बोला था कि भारत के राष्ट्रपति में जो भी आपके सारे डाउट्स होंगे वो हम एक आपके लिए क्वेश्चन की अलग से पीडीएफ लेकर आएंगे और उसमें सारे के सारे डाउट्सों को आपके राष्ट्रपति टॉपिक में जो भी हैं उन्हें क्लियर करेंगे। तो आज उसी विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक बार हमारी क्लास को सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और 4 बजे डेली हमारी क्लास आती है, डेली उसे देखने के लिए आए, इंडियन पॉलिटी की क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है, पिछली 2 से 3 क्लास हमने राष्ट्रपति टॉपिक पे दी थी छोटी छोटी आपको, उन्हीं के डाउट्स अगर आपके कुछ रह गए हैं तो उन्हें आज क्लियर करते हैं। तो आइए, आज का हमारा भी नेक्स्ट यही टॉपिक चलता रहेगा, भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति में हमारा पहला ही क्वेश्चन यह होता है, हम कर रहे हैं पहले ही क्वेश्चन को, और पहला क्वेश्चन दोस्तों यही होता है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि निम्न में से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, क्वेश्चन कराने से पहले ये आप अपना एक तरह से टेस्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रपति टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आप हमें इसमें पूरा पढ़ने के बाद क्लास को आप हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि किस किस स्टूडेंट्स के कितने क्वेश्चन ठीक हुए, उसे सुधार करें अच्छे से और टोटल डाउट्स हम दूर करते हैं इस क्लास में। तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों यही है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की, तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होते हैं, शामिल होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक में भाग लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी बिल्कुल भाग लेते हैं। थर्ड होता है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो दोस्तों ये भी भाग लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाता है कि राज्य की जो विधान परिषद है उनके निर्वाचित सदस्य, ऐसा कुछ नहीं है, राज्य की जो विधानसभाओं के परिषदों के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो हमारा आंसर होता है डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों भाग नहीं लेते हैं। अगर मैं दोस्तों विधान परिषद, यहां शब्द आया है विधान परिषद की, अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला है दोस्तों यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऐसे ये 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है। आप पहले, मैं आपको टाइम भी दे देता हूं 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद उसके आंसरों को देखें कि आपको कौन सा आंसर ठीक लगता है। क्वेश्चन हमारा यह है कि भारत का राष्ट्रपति किस का एक अभिन्न अंग होता है। यहां पर बात हुई है अभिन्न अंग की। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो भारत की जो संसद है वो 3 पार्टों से मिलकर बनती है। पहली क्या है, राष्ट्रपति, दूसरी लोकसभा, थर्ड राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर हमारी क्या बनती है, संसद। तो इसमें यही बात कही गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति है किसका एक अभिन्न अंग है। तो लोकसभा का अभिन्न अंग तो है नहीं। उसके बाद संसद, दोस्तों हमारा जो आंसर होता है वो होता है संसद, बी। तीसरा राज्यसभा गलत है और मंत्री परिषद भी गलत है। हमारा जो आंसर है वो है
संसद। और संसद को अगर हम बात करें तो हमारी जो संसद आती है दोस्तों वो आती है आर्टिकल 79 के तहत। और हम बात करें कि भारत का जो राष्ट्रपति है किसका एक अभिन्न अंग होता है, तो वो संसद का ही एक अभिन्न अंग होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। यह भी मैंने आपको जब हम पढ़ा रहे थे क्लास में तो आपको उसी समय दोस्तों बताया था कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा कितने राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, टोटल 12। पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर उनके आंसरों को देखिए, जो आपको सही लगता है उस पर आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। भारत का जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में वह 12 सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 80 के फर्स्ट के तहत जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। एक बार फिर बता देता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 80 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगर मैं बात करने लगूं कि दोस्तों ये जो 12 के 12 व्यक्ति होते हैं ये किस क्षेत्र से होते हैं, तो दोस्तों ये व्यक्ति जैसे कला के क्षेत्र से होते हैं, साहित्य के क्षेत्र से होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से होते हैं, सामाजिक क्षेत्र से होते हैं। उन्हीं क्षेत्रों से 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो सीधा सीधा सा जवाब इसका यही रहेगा कि वित्त आयोग की, जब हम सीधे राष्ट्रपति टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो वित्त आयोग की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। वित्त मंत्री नहीं करता, प्रधानमंत्री भी वित्त आयोग की नियुक्ति नहीं करता और ना ही लोकसभा अध्यक्ष वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है, राष्ट्रपति। साथ ही साथ आप नोट डाउन करते रहिएगा, जितने भी आपको क्वेश्चन यहां पर मैं करा रहा हूं आपके सारे के सारे डाउट साथ के साथ क्लियर हो जाने चाहिए। दोस्तों चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों कि निम्न में से भारत के वह व्यक्ति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो बताइए दोस्तों निम्न में से भारत के वह कौन व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। एस राधाकृष्णन, आर के नारायण, नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको मैं 2 से 4-5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं हर क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, सोच समझने के लिए। आप आंसर कमेंट में जरूर देते रहना। हमारी जो क्लास आती है वो 4 बजे शाम डेली आती है और क्वेश्चन की बात चल रही है कि निम्न में से भारत के वह व्यक्ति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। पहला एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर है। अगर मैं बात करने लगूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से और दोस्तों ये 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 2 बार से भी ज्यादा रहे थे, 3 कार्यकालों में। दोस्तों ये यहां हमने बात की है 2 की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार राष्ट्रपति रहे हैं भारत के अलग अलग समयों में। अलग अलग समय यह है कि लगातार 1950 से 1962 तक लगभग 12 साल 3 कार्यकालों में यह भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सभी क्लास में जुड़ जाइए शाम के 4 बजे इंडियन पॉलिटी। और दोस्तों सभी अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करते रहा करो साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुने गए थे। हमारा क्वेश्चन यह है कि जो ये व्यक्ति, 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और कहा गया है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। दोस्तों आपको कमेंट में यह जरूर बताना है कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं चुने गए थे और ना ही एस राधाकृष्णन चुने गए थे और ना ही डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों हमारा जो आंसर होता है वो है डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, यानी कि ये अगर मैं बात करूं 1977 से लेके और दोस्तों 1982 तक ये भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें पूछा है कि भारत का ऐसा पहला राष्ट्रपति जो अराजनीतिक राष्ट्रपति थे। बताइए आप, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अगर मैं आंसर की बात करूं तो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो अराजनीतिक राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ नोट डाउन कीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे दोस्तों, ये 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने और 2007 तक ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रहे। 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। और इन्हें दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एक परमाणु वैज्ञानिक हैं। ये परमाणु वैज्ञानिक, ये एक वैज्ञानिक व्यक्ति थे, परमाणु वैज्ञानिक व्यक्ति। ये परमाणु वैज्ञानिक व्यक्ति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और दोस्तों अगर बात करें, इन्हें ही आम जन का राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। आम जन, अगर क्वेश्चन आने लगे आपके पेपर के हिसाब से कि आम जन राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही आम जन राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, पीपल्स प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यह है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी। दोस्तों ये मैंने पिछली क्लास में आपको जब कराए थे राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसमें मैंने आपको बताया था 3 अनुच्छेद की बात की थी मैंने। उससे 352, 356 और 360 की मैंने उसमें बात की थी। उसमें मैंने आपको यह भी बताया था
कि जो आपातकाल भारत के अंदर लगा था वो कब कब लगा था और कब कब और किस कारण लगा था। तो हमें यहां पूछा है, हमको ये चीज दिमाग में पुटअप करनी है कि आंतरिक स्थिति के कारण हमारे देश में, आंतरिक अवस्था के कारण हमारे देश में आपातकाल कब लगा था। 1962 में, 1965 में, 1971 में, 1975 में। पहले आप क्वेश्चन नोट कीजिए, समझिए, फिर आंसर दीजिए। दोस्तों 1975 में भारत के अंदर राष्ट्रीय आंतरिक व्यवस्था, राष्ट्रपति जी ने आंतरिक अवस्था के कारण भारत के अंदर 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। और आपातकाल की घोषणा की अगर मैं बात करूं, कल की क्लास में भी हम कर चुके हैं, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 के तहत यह जब लगाया जाता है कि यदि हमारे देश पर कोई बाह्य देश, कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे या हमारे भारत के ही लोग सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दें, तो आर्टिकल 352 के तहत देश के अंदर राष्ट्रपति जी आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो ऐसा हुआ था हमारे देश में 1975 में जब आपातकाल लगा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है। जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो अपना जो त्याग पत्र देते हैं किसे देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, प्रधानमंत्री को देते हैं, या उपराष्ट्रपति को देते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम समझें लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष को तो देते नहीं है। मैंने क्लासों में बताया था कि राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र देते हैं दोस्तों वह देते हैं उपराष्ट्रपति को। हमारा आंसर जो है वो सी ठीक है कि राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है दोस्तों वह उपराष्ट्रपति को देता है। और अनुच्छेद 56(1) के तहत यह चीज हमको समझनी है कि अनुच्छेद आर्टिकल 56 के फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देता है वह उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 56 के फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जी को देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यह है कि निम्नलिखित में से कौन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। क्वेश्चन आप पहले समझिए उसके बाद कमेंट में जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। आप इसे समझिएगा और तब बताइएगा। दोस्तों अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो वो होता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है दोस्तों उसकी नियुक्ति जो करता है, जो भी लोकसभा अध्यक्ष, जितने भी लोकसभा में बैठे हुए सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को शपथ, नियुक्ति दिलाई जाती है। शपथ नहीं, नियुक्ति उन्हीं के द्वारा नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ
नियुक्ति कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। जब हम कार्यपालिका शक्तियों की बात कर रहे थे तो उसमें हमने प्रशासनिक शक्ति में आपको सबसे पहले एक चीज बताई थी। प्रशासनिक शक्तियों में 13 से 14 चीज हमने आपको बताई थी कि किन किन के राष्ट्रपति के द्वारा किन किन को चुना जाता है, किन को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को बिल्कुल नियुक्त किया जाता है, वायुसेना अध्यक्ष बिल्कुल नियुक्त किया जाता है। लास्ट में है हमारा डी ऑप्शन, थल सेना अध्यक्ष, इसको भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। जिसको नियुक्त नहीं किया जाता वो है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। दोस्तों सभी क्लास को एक बार शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों यह है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, यह हमने आपको बताया था, बिल्कुल 35 वर्ष होनी चाहिए। पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा हो ऐसा तो नहीं है, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ साक्षर होना चाहिए। जो भारत के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार, उम्मीदवार कौन होगा? उम्मीद जिसे अपने ऊपर उम्मीद होगी वही तो उम्मीदवार होता है। जैसे गांव में आप प्रधानी का चुनाव देख लीजिए, जिसे अपने ऊपर उम्मीद होगी वही प्रधानी का चुनाव लड़ता है। तो ऐसे ही यहां पर राष्ट्रपति जो है, जो उम्मीदवार है, उसके लिए यहां कंडीशन क्या क्या दी गई है कि पहली कंडीशन ये है राष्ट्रपति की आयु को जो 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पढ़ा लिखा हो ऐसा तो कहीं संविधान में है नहीं, सिर्फ साक्षर होना चाहिए। साक्षर का मतलब ये है या तो हस्ताक्षर कर ले या अंगूठा लगा ले, अपना नाम वाम पढ़ ले। दूसरा ये संसद द्वारा सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल योग्यता रखता है क्योंकि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। थर्ड क्या है? देश का नागरिक हो, ये तो सबसे पहले ही होना चाहिए देश का नागरिक। तो हमारा जो आंसर है वो ये है पढ़ा लिखा हो। हम अकॉर्डिंग यहां आपको पहले क्वेश्चन ये समझना कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है। तो क्या नहीं है? पढ़ा लिखा। कोई जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, बिल्कुल रहता है, और वह भी कंडीशन बताएंगे कि किस कंडीशन में नहीं रहता है। सबसे पहले यह चीज समझते हैं कि राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। किस कंडीशन में? अपने निर्वाचन की तारीख से। ऐसा तो कुछ है नहीं, निर्वाचन तो पहले ही करा लिया जाता है। दूसरा, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से। संसद क्यों इस चीज को निर्धारित करेगी? ऐसा भी कुछ नहीं है, अपने पद ग्रहण के दिन से। बिल्कुल सही बात है, जैसे दिन वह पद ग्रहण करेगा उसी दिन से उसके दिनों की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन, जैसे आज राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तो आज से ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन शुरू हो जाएंगे उसके। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारा इसका आंसर है वो है अपने पद ग्रहण के दिन से। नोट कर लीजिए इसे कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने आपको यह बता ही दिया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो आर्टिकल 56 के तहत कार्यकाल पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक पद पर रहता है। आर्टिकल 56 के तहत आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। दोस्तों राष्ट्रपति का पद किन किन स्थितियों में खाली हो सकता है यह मैंने आपको बताया था कि यदि 3 कंडीशनों में राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है कि पहला तो यह कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। दूसरा यह है कि उसको हटा दिया जाए अर्थात उस पर इम्पीचमेंट लगा दिया जाए तो भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा।
तीसरी कंडीशन यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति की यदि पद पर रहते मृत्यु हो जाती है तो भी उसका पद खाली हो जाता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। जो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन पे बात कर रहा था वही यहां आ गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता, यह गलत है। लोकसभा के द्वारा, सोचिए समझिए तब आंसर दीजिए। लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश तो नहीं हटा सकता, या संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और डी हमारा ऑप्शन है संसद द्वारा। कमेंट में जरूर जवाब दें दोस्तों। ऐसा होता है दोस्तों, देखो लोकसभा के द्वारा तो इसे नहीं हटाया जा सकता, ये शर्त तो नहीं है। क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश भी इसे नहीं हटा सकते। इसमें समझने वाली बात यह है कि उसको उसके पद से हटाया जाता है। कब हटाया जाता है? इंपीचमेंट लगाकर, अर्थात महाभियोग जब लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है, और यह संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। ऐसा स्पेशल नहीं है कि लोकसभा ही उसको हटाएगी। यहां पर आपके दिमाग में यह चीज चल रही होगी कि लोकसभा हटा सकती है, लेकिन यह चीज यहां पर आपको सोचनी है, हटा तो सकती है, लेकिन यहां ऑप्शन एक और है कि संसद के द्वारा। आपका आंसर तो यही है, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन हटाया कैसे जा सकता है कि यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो संसद के किसी भी सदन के तहत राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट लगाया जा सकता है और उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर है संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 13। दोस्तों इंपीचमेंट जो लगाया जाता है, महाभियोग जो लगाया जाता है राष्ट्रपति जी के ऊपर, वह अनुच्छेद 61 के तहत तो लगाया जाता है। यहां पर समझ लेना, अनुच्छेद 61 के तहत तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन अगर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करें तो दोस्तों महाभियोग की जो प्रक्रिया का वर्णन है वो आर्टिकल 58 के फर्स्ट में दी गई है। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है, लेकिन हटाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में, उसमें महाभियोग का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो दिया गया है आर्टिकल 58 फर्स्ट में। जो मैंने अभी आपको बताया है कि महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, वो तो दोस्तों सही है कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हम महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। लेकिन वहां पर जो ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी वो थोड़ा उसमें रॉन्ग था कि आर्टिकल 56 दोस्तों यही कहता है कि महाभियोग का जो वर्णन है वो वर्णन पूरा दिया हुआ है आर्टिकल 56 में। इसी के तहत महाभियोग के वर्णन को पढ़ते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया को हम दोस्तों करते हैं अनुच्छेद 61 में। आपको वो चीज याद नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा। और ज्यादातर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 61 हुआ, जैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 108 हुआ, अनुच्छेद
323 हुआ, और अनुच्छेद 72 हुआ, अनुच्छेद 61 हुआ, 352, 356, 360, ये ज्यादातर कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो ज्यादातर मोस्टली पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी किसी, जिस संसद के जिस सदन द्वारा, आराम से समझिए कि संसद के जिस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया लगाई जाती है, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, इसमें दिया है देखो, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को कम से कम लिखित सूचना देनी होगी, जिस संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है, या तो राज्यसभा लगाए या लोकसभा लगाए। 14 दिन से कम नहीं होना चाहिए। 14 दिन से पहले या तो वो 15 दिन पहले सूचना दे दे, 16 दिन पहले दे सकता है, लेकिन 14 दिन से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है? समझना होगा क्वेश्चन को अच्छी तरह। राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है दोस्तों, भाग तो लेता है, किंतु महाभियोग अधिकारों का भाग नहीं है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक है, गण है, उसमें तो दोस्तों यह भाग ले सकता है, लेकिन हटाने में भाग नहीं ले सकता। यहां यह चीज आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझनी है कि ऐसा कौन सा भाग है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में भाग लेता है किंतु महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है। लोकसभा की बात करें, बिल्कुल लोकसभा, बिल्कुल जो उनके सदस्य होते हैं लोकसभा के, वो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में भाग लेते हैं। समझिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि राज्यों की जो भी विधान परिषद हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि राज्य की जो विधान परिषद हैं वो तो भाग ही नहीं लेती। यहां पहली ही कंडीशन क्या है कि गण का तो भाग है, निर्वाचक गण का, तो यहां तो ये कंडीशन खत्म ही हो जाती है कि राज्यों की जो विधान परिषद हैं वो तो भाग ही नहीं लेती। तो इसका तो यही मैटर खत्म हो जाता है राज्यों की विधान परिषदों का। अब क्या है दोस्तों, लोकसभा है, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के गण में भाग लेते हैं, बिल्कुल भाग लेते हैं। अगर इंपीचमेंट लगाएं तो लोकसभा द्वारा बिल्कुल लग सकता है। राष्ट्रपति पर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। और इंपीचमेंट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है डी। डी क्या कहता है कि राज्यों की विधानसभाएं, दोस्तों मैंने तुम्हें बता रखा है कि राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो बिल्कुल भाग लेते हैं। कहां? राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में। ये पहली शर्त को तो पूरा करता है कि निर्वाचक गण में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन दूसरी शर्त यह है कि महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, बिल्कुल भाग नहीं है। आप खुद से सोचो, राज्य की जो विधानसभाओं के सदस्य हैं वो क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं? नहीं लगाते। तो हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा आंसर ही डी सही है, राज्यों की विधानसभाएं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे समझते हैं। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है, भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया? दोस्तों हमारा इसका आंसर होता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है
कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए। यदि किसी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। यदि त्याग पत्र दे दे तो भी खाली हो जाता है, महाभियोग लगा दिया जाए तो भी खाली हो जाता है। उसके बाद जब रिक्त पद रहता है तो ये बात इसमें पूछ रहे हैं कि कितने दिन के अंदर, कितने महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए। 90 दिनों में, 6 माह में, 9 महीने में या 1 वर्ष में। दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 माह के अंदर, 6 महीने के अंदर वो भर जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर भर जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद तो खाली है, ठीक है, जब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली होता है दोस्तों तो उपराष्ट्रपति उसके पद को संभालते हैं कार्यवाहक के तौर पे। लेकिन इसमें क्या है कि राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, देश के अंदर हो ना हो या तो बाहर हो या कहीं अन्य जगह हो, देश के बाहर हो, लेकिन पद पर ना हो, तब उस कंडीशन में भारत के अंदर कार्यवाहक के तौर पे कौन राष्ट्रपति होगा। राज्यसभा के उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर दीजिए आप कमेंट में कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है, यदि दोनों ही भारत के अंदर नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही कार्यवाहक के तौर पे राष्ट्रपति का काम कार्य करेगा। उसकी स्थान, उसके पद पर आएगा कौन, भारत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 51 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत या अनुच्छेद 54 के तहत। अगर इसमें मैं बात करूं दोस्तों, इसमें तो पद का प्रावधान है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है 52 में। अगर मैं 54 की बात करूं तो निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन मंडल आता है। तो दोस्तों हमारा क्या बचता है, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के तहत ही राष्ट्रपति की जो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां हैं, संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। यहां तो दोस्तों आपको इसलिए समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने बार बार बोला है, आपसे बार बार यही चीज कही है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आपको कंफ्यूजन है वो मैं यहां क्लियर करा दूंगा। तो आपको यहां क्वेश्चन पढ़ते ही तो एकदम याद आ जाता होगा, सिर्फ राष्ट्रपति राष्ट्रपति, आप उसी हिसाब से यहां आंसर दे रहे हो। लेकिन कंडीशन बनती है पेपर में, जब पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां ऐसे बोल के तो आएगा नहीं कि ये राष्ट्रपति जी से है, ये कहां से। अगर आपको अच्छे से वो कंफर्म होगा तो आज उस पे आंख मीच के भी आंसर लगा सकते हैं। लेकिन करने वाली चीज सबसे पहले दोस्तों यही है कि हमें यहां पहले उन चीजों को अच्छे से समझना है, तब हमें आंसर देना है उस चीज का। क्या है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं।
निहित हैं प्रधानमंत्री में, मंत्री परिषद में, संसद में, राष्ट्रपति में। तो यहां हमारा आंसर यही है। हमने जब क्लास की थी तो उसमें डिटेल में भी आपको समझाया था कि कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है या किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा? दोस्तों शाम 4 बजे, बार बार बोलता हूं, शाम 4 बजे हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होती है, आती है। आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और अपने दोस्तों को क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। हमारा क्वेश्चन है 22वां, और 22वां क्वेश्चन यह है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है, जिसे हम बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। कई बार एग्जाम में संयुक्त बैठक ना देके नाम आ जाता है कि ज्वाइंट सेशन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा कि ज्वाइंट सेशन क्या है। तो ज्वाइंट सेशन ही बोलते हैं किसके लिए? संयुक्त बैठक के लिए। कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। फिर वही बात है कि तपस्या में जो जलेगा वही हीरा बनेगा। करते रहो, लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत दोस्तों इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और आप जानते हैं कि जिस दिन सफलता शोर मचाएगी ना, उस दिन लोगों का क्या हाल होता है, कितनी खुशी होती है अपने आप को, अपने घर वालों को, सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों मैं एक चीज फिर से पुनः आप सभी दोस्तों को बोल देता हूं, अपने मित्रों को एक बार फिर से बोल देता हूं कि मैं यहां आपको जितने भी 25 क्वेश्चन लगभग कराने वाला हूं, 25 में से दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप 25 में से 25 लाते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो तो 100% रिजल्ट हो गया, लेकिन फिर भी जो ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्वेश्चन करेगा अच्छी बात है, मेहनत कर रहा है जो, वो तो मैक्सिमम 25 में से 25 करेगा ही। क्योंकि यहां जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो वो मैंने ज्यादा टिपिकल नहीं रखे हैं। तो बात कर रहे हैं कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों जिस समय युद्ध हुआ था उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1965 में भारत के राष्ट्रपति थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम पास करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, ज्ञानी जैल सिंह। चारों में से आपको बताना है कौन से हैं।
दोस्तों पंचायती राज अधिनियम पास करने वाले जो राष्ट्रपति थे वो थे शंकर दयाल शर्मा। हमें कहां जाना है? शंकर दयाल शर्मा पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जामों में दिया गया है कि देश के प्रथम दलित जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा, रामनाथ कोविंद, वेंकट रमण। जरूर बताइए दोस्तों कौन से हैं। तो दोस्तों वो हैं हमारे के आर नारायण। जो के आर नारायण हैं वो देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो क्वेश्चन क्या है वो मैं यहां लिखे देता हूं। रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान समय में रामनाथ कोविंद हैं, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? कमेंट में दोस्तों जरूर जवाब दीजिएगा और शाम 4 बजे जरूर हमारी क्लास में जुड़िए। आंसर में लिखूं मैं अगर 13, 14, 15, 16 इसका आपको कमेंट में जवाब देना है। हमारी क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।